नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की इन्वायरमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो दोस्तों उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिएगा आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ना, सभी के सभी आने वाला जो सीटेट एग्जाम है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए दोस्तों कॉपी पेन उठाइएगा, नोट करते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों नोट करने से क्या होता है कि जो जब एग्ज़ाम पास आता है ना दोस्तों तो रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। यदि आप नोट नहीं करना चाहते तो इस क्लास को 1 से 2 बार ज़रूर से देख लें। जल में जीवों को जीवित रहने के लिए BOD, जिसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जो जल है, जल में जीवित मतलब जो जीव रहते हैं ना उनको जीवित रहने के लिए BOD की आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों जो BOD है इसकी कितने परसेंटेज की आवश्यकता रहती है, तो 4%। ठीक है ना, कितना 4% की आवश्यकता रहती है। और BOD का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है, या यूं कहें कि दोस्तों जो ध्वनि है ना मतलब कि ध्वनि को मापने वाला यंत्र कौन सा है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता है ना वह डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछते हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि दोस्तों जो ओजोन है, ठीक है ना, ओजोन परत की जो मोटाई है ना वह किसके माध्यम से मापी जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना दोस्तों। और आपको इसका आंसर दोस्तों आने वाले 1 से 2 दिन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो इटाई रोग है वह किसके कारण होता है, रोगों से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इटाई रोग है ना वह कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है, ठीक है ना दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। दोस्तों जो धान के खेत होते हैं ना उनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। आप लोगों ने आपके आसपास दोस्तों धान के खेत तो देखे ही होंगे। तो दोस्तों उन्हीं धानों के खेतों में से वह कौन सी गैस है जो उत्सर्जित होती है, तो वह मीथेन है, ठीक है ना। मीथेन जो गैस है ना दोस्तों ये धान के खेतों में से उत्सर्जित होती है। देखिए दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि धान के खेतों में, या यूं कहें कि दोस्तों जुगाली करने वाले जो पशु रहते हैं ना, जुगाली करने वाले पशु, उनसे दोस्तों कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो वह है कौन सी होती है, मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना ये सन 1992 में शुरू हुआ था। याद रखना दोस्तों यहाँ पर जो परियोजना है ना इनसे रिलेटेड भी दोस्तों आपको एक अलग से क्लास यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना दोस्तों। वहाँ पर आपको फ्री PDF और नोट्स भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना कब शुरू हुआ, तो सन 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीनीकरण या अनवीनीकरण। दोस्तों देखिए नवीनीकरण जिसको दोस्तों गैर परंपरागत भी कहा जाता है और अनवीनीकरण इसको दोस्तों परंपरागत भी कहा जाता है। तो बताइएगा कि जो भूतापीय ऊर्जा है वह किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीनीकरण या अनवीनीकरण। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भूतापीय ऊर्जा है ना ये तो नवीनीकरण ऊर्जा है। अब दोस्तों जो नवीनीकरण है और अनवीनीकरण है ये होता क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिएगा जो भी यहाँ पर मतलब कि जैसे कि जो भी ऊर्जा है, जो भी संसाधन हैं जिनका दोस्तों एक बार उपयोग करने के बाद, ठीक है ना, वह ख़त्म नहीं होते हैं, उनका हम पुनरुत्पादन कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, नवीनीकरण या गैर परंपरागत कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, नवीनीकरण या गैर परंपरागत कहते हैं उनको। और दोस्तों जिन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाते हैं और उनका निर्माण दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद होता है, मतलब काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उनको दोस्तों परंपरागत या अनवीनीकरण स्रोत कहते हैं। अब देखिए भूतापीय जो ऊर्जा है ना ये तो दोस्तों क्या है, इसका हम उपयोग मतलब करके इसका फिर से उत्पादन कर सकते हैं, तो एक नवीनीकरण है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम बात करें पेट्रोल की, किसकी, पेट्रोल की, और बात करें डीजल की, तो ये किस प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों,
तो मतलब कि ये किस प्रकार के संसाधन है, ये अनवीनीकरण है, क्योंकि इनका उपयोग जब 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 दोस्तों ये खत्म हो जाएंगे ना एक टाइम के बाद, तो दोस्तों इनका निर्माण लाखों वर्षों में होता है। याद रखना है आपको, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? दोस्तों देखिए, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो पूरे भारत में लगभग अभी प्रेजेंट टाइम पर 24.16% जो है ना वह वन क्षेत्र है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि दोस्तों जो वन क्षेत्र है ना वह तो 24.16% है, लेकिन दोस्तों होना कितने परसेंटेज पर चाहिए? जो भारत के कुल क्षेत्रफल है उसके कितने क्षेत्र पर वन होना चाहिए? तो दोस्तों लगभग 33%, ठीक है ना, लगभग 33% वन क्षेत्र जो है ना पूरे संपूर्ण भारत में होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अभी कितना है? 24.16% है। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों बताइएगा, भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ना दोस्तों वह सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या वित्तीय प्रदूषक? तो दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप लोगों ने अक्सर दोस्तों जो मतलब धुआं वगैरह रहता है ना, जो अक्सर घरों में आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर गाँव में चूल्हे जलते हैं तो उनमें से दोस्तों जो धुआं निकलता है ना, ठीक है ना, वह कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। और ये दोस्तों रक्त के साथ काफ़ी तेज़ी से क्रिया करता है हीमोग्लोबिन में मिलके। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम मतलब कि धुएं में दोस्तों मतलब हमको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। क्यों होती? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना दोस्तों, ये हमारे शरीर के अंदर जाता है और हीमोग्लोबिन से काफ़ी तेज़ी से क्रिया करता है इसी वजह से, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वह एक प्राथमिक प्रदूषक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में ना जाने कितनी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह कब शुरू हुआ था? तो यह सन 1973 को शुरू हुआ था। कब? सन 1973। याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दोस्तों जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान की बात करें तो ये कहाँ पर है? इसको हम ठंडा रेगिस्तान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ठंडा रेगिस्तान भी कह सकते हैं। तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या हैं? अब देखिए दोस्तों, कई बच्चे तो यही नहीं जानते होंगे कि ये हॉटस्पॉट नाम का शब्द है क्या, ठीक है ना। तो देखिए अब हम आपको बता देते हैं, हॉटस्पॉट दोस्तों उन क्षेत्रों को संबोधित किया जाता है जहां पर दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब जैव विविधता जो है ना दोस्तों कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है? जहाँ पर दोस्तों वर्ष भर जो पर्याप्त मात्रा में वर्षा, ठीक है ना, तापमान, गर्मी, ठंड मतलब पर्याप्त मात्रा में रहती है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र है ना वह दो हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय। दोस्तों देखिए, आप लोगों ने एक और हॉटस्पॉट पढ़ा होगा, ठीक है ना, वो पढ़ा होगा, उसका नाम क्या है दोस्तों? सुंडा लैंड, ठीक है ना। क्या है? सुंडा लैंड। तो दोस्तों ये जो है ना यह है भारत और बर्मा, मतलब कि दोस्तों जो कि म्यांमार का दूसरा नाम मतलब पुराना नाम है बर्मा, तो ये दोनों के दोनों देशों में है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर यदि भारत की सिर्फ बात करें तो दो हैं। कौन कौन से? पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय। लेकिन दोस्तों यदि ओवरऑल बात करें तो तीन है, जो कि म्यांमार में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24D क्या है? तो दोस्तों 24D जो है ना यह खरपतवार नाशी है। क्या है? खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमेलिन क्या है? दोस्तों आपको यहाँ से कुछ न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर सीटेट में काफ़ी ज़्यादा न्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ न्यू क्वेश्चन भी रखे हैं। जो ह्यूमेलिन है वह क्या है? तो दोस्तों जो ह्यूमेलिन है ना यह एक मानव जनित प्रदूषण है। क्या है? मानव जनित प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस डिबरी से आप क्या समझते हैं? दोस्तों स्पेस डिबरी, आप लोगों ने दोस्तों पहली बार ये क्वेश्चन शायद ही है कि देखा होगा, मतलब शायद ही है कि किसी और ने मतलब जो और भी बच्चे मतलब जितने भी बच्चे हैं ना उन सभी ने मतलब आप सभी ने दोस्तों ये पहले पढ़ा हो। तो स्पेस डिबरी जो है ना इससे क्या से दोस्तों क्या समझते हैं? तो अंतरिक्ष में कूड़ा करकट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना यह कब बनाया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सन 1972 में। कब? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ना यह सन 1972 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? अब बात हो रही है पर्यावरण संरक्षण की, ठीक है ना, हमारे एनवायरनमेंट के संरक्षण की। तो ये जो कानून है ना ये कब बनाया गया था? तो दोस्तों ये कानून जो है ना यह सन 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया?
देखिए अभी हमने बात की वन्यजीव संरक्षण कब बनाया गया, सन 1972, ठीक है ना। फिर पर्यावरण संरक्षण कब बनाया गया, सन 1986 में। अब बात हो रही है वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया, तो सन 1981 को बनाया गया था, ठीक है ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात हो रही है दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम। जो वन संरक्षण अधिनियम है ना, यह सन 1980 में बनाया गया था। अब देखिए आप लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। तो देखिए वन्य जीव सन 1972, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम बात करें पर्यावरण संरक्षण, जो पर्यावरण संरक्षण कब बनाया गया, सन 1986 को। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर वन संरक्षण, तो वन संरक्षण कब बनाया गया, सन 1980 को। और दोस्तों वायु प्रदूषण से संबंधित जो संरक्षण है ना, वह कब, तो 1981 में, ठीक है ना दोस्तों, आपको याद रखना है। ये देखिए वायु प्रदूषण संबंधित कानून जो है ना सन 1981 में बनाया गया था। एक सींग वाला गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारी जो पिछली क्लासेस है ना उनको देखा है ना, तो इसका आंसर तो आप बिल्कुल यहाँ पर सही देंगे, है ना। तो जो एक सींग वाला गैंडा है ना, इसके लिए दोस्तों कालीरंगा यहाँ पर गलत हो गया है टाइपिंग, ठीक है ना दोस्तों। ये इसका नाम है कांजीरंगा, क्या है, कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना, जो कि असम में है, ठीक है ना। ये जो है ना दोस्तों, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह है गुजरात में है, और ये सिंहों के लिए, जो एशियाई शेर है ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है ना दोस्तों, यह है उड़ीसा में स्थित है और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवला देवी पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जिसको दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये जो है ना, यह राजस्थान में स्थित है, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, एक बार फिर से हम आपको बताएंगे, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। दोस्तों जो वायुमंडल की आर्द्रता है उसको दोस्तों हाइग्रोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। किसके माध्यम से, जो हाइग्रोमीटर है ना, इसके माध्यम से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया है ना, जैव विविधता वाला, और जैव विविधता से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको जैव विविधता से संबंधित जो क्वेश्चन की क्लास है ना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर जरूर से देखें। तो भारत में यदि हम सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो ये शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। दोस्तों यदि हम वन्य जीव सप्ताह की बात करें तो ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। जो अक्टूबर है ना दोस्तों, इसके प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस फॉर्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है। जो दोस्तों ग्रीन हाउस फॉर्मिंग है ना, इसका मतलब पहला राज्य कौन सा बना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। जो ग्रीन हाउस फॉर्मिंग है ना, पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इंदिरा गांधी वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ना, यह तमिलनाडु में स्थित है। अब बात तमिलनाडु की हुई है, तो दोस्तों देखिए तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका क्या नाम है दोस्तों, भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम, ठीक है ना दोस्तों, प्रसिद्ध है काफ़ी ज़्यादा, और सीटेट में पूछा भी जा चुका है। तो ये तमिलनाडु का प्रमुख और लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। दोस्तों हम लोगों ने नेशनल पार्क से संबंधित जो क्लास है ना दोस्तों, एक अलग से यहाँ पर कंप्लीट की हुई है। आप बस दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में देखिए, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, जो विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो दोस्तों ये तंजानिया में है। कहाँ पर है, तंजानिया में है। यदि दोस्तों मैं गलत नहीं हूँ तो तंजानिया की जो राजधानी है डोडोमो है, ठीक है ना, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। बट दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में फोकस करना है। विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, वह तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्धों को किस रसायन से खतरा हुआ है, मतलब कि जो खतरा है ना वह उत्पन्न हुआ है, तो उसका नाम है दोस्तों डिक्नोफिनाल। क्या है, डिक्नोफिनाल। अब गिद्धों को इससे कैसे प्रॉब्लम है, मतलब इससे खतरा कैसे है, तो देखिए दोस्तों जो जानवर रहते हैं, ठीक है ना, जो जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, यदि दोस्तों उनको यहाँ पर मतलब कोई चोट लग जाती है, ठीक है ना, तो उनको दोस्तों यहाँ पर जो डिक्नोफिनाल है ना, इसका इंजेक्शन या ये दवा दी जाती है, ठीक है ना, किसको, जानवरों को और पशु पक्षियों को। तो दोस्तों जब ये मर जाते हैं तो इनको दोस्तों गिद्ध के द्वारा खाया जाता है। किसके द्वारा,
गिद्धों के द्वारा खाया जाता है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर और जो जानवर है ना उनको तो दोस्तों डिक्लोफिनाल जो वगैरह उर्वरक दवा दे दी जाती है, मतलब दी जाती है। तो इससे दोस्तों गिद्धों को काफ़ी ज़्यादा खतरा उत्पन्न हुआ है। आगे है WWF, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड फंड वगैरह है, ठीक है ना, फंड है ना। तो इसका प्रतीक कौन सा जानवर है? तो दोस्तों इसका प्रतीक है जायंट पांडा। क्या है दोस्तों? इसका प्रतीक जायंट पांडा है। तो दोस्तों WWF जो है ना इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है वाइल्ड, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है ना। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है? तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन है, हम लोगों ने दोस्तों कल जो क्विज किया था ना व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें ये वाला हमने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना दोस्तों। यदि आप लोग भी दोस्तों यहाँ पर क्विज देना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा जो मतलब कि दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ना नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये वन उन्मूलन के, मतलब वनों के काटने के विरुद्ध। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? याद रखना, ये उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, आपको याद रखना है दोस्तों। और इसके प्रमुख प्रेरणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व वन्यजीव दिवस है ना, यह कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है ना। तो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दोस्तों विश्व बाघ जो शिखर सम्मेलन है ना 2010, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों पीटर्सबर्ग में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पेड़ पौधे होते हैं और जंतु रहते हैं, इनमें सर्वाधिक विविधता विशेषता है। तो दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता मतलब जो है ना वह किस प्रकार, कहाँ के मतलब कि जो मतलब कि दोस्तों वन रहते हैं, पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन रहते हैं ना, वहाँ पर दोस्तों वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में वर्षा और तापमान रहता है, तो वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय बंधीय आर्द्र वन की, ठीक है ना। तो जो विविधता वह किसकी मतलब विशेषता है? पेड़ पौधे में जंतुओं में सर्वाधिक विविधता, तो यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पर्याप्त मात्रा में तापमान और वर्षा उपलब्ध रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों दिवसों से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप याद रखना 22 मार्च, कितना 22 मार्च आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 22 अप्रैल याद रखना है। हम दोस्तों आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ दिवस बता रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों 22 मई याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें दोस्तों 22 मई को, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों जितने भी सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट डे है ना, दिवस है ना, वह मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इनको याद रखिए। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया है, तो दोस्तों इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सन 1973 में हम लोग मतलब कि ये जो है ना दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी बताया 5 जून को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक जो है ना वह WM एडम्स हैं। कौन है दोस्तों? WM एडम्स हैं, ठीक है ना, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों जल चक्र में जो सूर्य की किरणें हैं ना दोस्तों, उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह नागपुर में अवस्थित है। कहाँ पर है? नागपुर में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जिसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में, ठीक है ना। अब कब हुआ था ये वाला भी मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सन 1992 में हुआ था, याद रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा। गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ज़मीन से निकाला गया तेल कैसा होता है, तो दोस्तों जो ज़मीन से जो तेल निकाला जाता है वह गहरे रंग का, गाढ़ा एवं बदबूदार होता है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा गहरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिन बच्चों ने सीटेट का पेपर पहले दिया है ना, तो उनको तो पता ही होगा कि ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ पाया जाता है, तो दोस्तों ये पेड़ कहाँ पर पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक। इससे संबंधित दोस्तों हम लोगों ने एक अलग से क्लास यहाँ पर कंप्लीट करके रखी है। उन सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट में, साइकोलॉजी की साइकोलॉजी में, ठीक है ना, संस्कृत की संस्कृत में और हिंदी की हिंदी में। तो दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आपको याद रखना है। और यहाँ के स्थानीय लोग दोस्तों इसमें पतला पाइप डालकर इसका पानी निकालकर मतलब कि पीते हैं। ठीक है ना दोस्तों, या प्रयोग में लाते हैं। नेफेंथीस पौधा हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है, इसको दोस्तों घटपर्णी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घटपर्णी। यदि नेफेंथीस ना कहकर दोस्तों घटपर्णी पूछ लिया जाए तो कन्फ्यूज ना होना, है ना। तो जो नेफेंथीस पौधा है ना, यह हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी। दोस्तों आप अपने दादा दादी वगैरह है ना, उनसे पूछिएगा, पुराने ज़माने में प्रमुख रूप से दोस्तों ज्वार बाजरा इनकी फसल काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती थी। लेकिन दोस्तों आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है, तो हम देख ही रहे हैं हमारे आसपास दोस्तों गेहूँ और कपास, इनका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो ज्वार बाजरा की जो फसलें ना, इनके वर्तमान समय में स्थान जो है ना दोस्तों वह गेहूँ कपास ने ले लिया है। आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो दोस्तों फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों जो फसलें रहती हैं उनमें कीड़े लगने का प्रमुख कारण क्या है, महंगी खाद का प्रयोग करना। अब आप तो ये बोलेंगे कि खाद से तो कीड़े भागते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए फसलों में जो कीड़े लगते हैं ना, वो महंगी खाद का प्रयोग करते हैं ना, उसी कारण से होता है। और इससे दोस्तों ज़मीन रहती है ना, बंजर होती है, उपजाऊ नहीं होती। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो खाद है ना, उसका उपयोग करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों वर्मी कंपोस्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो वर्मी कंपोस्ट है वह किस प्रकार का खाद है, तो दोस्तों जैविक खाद है ना, जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आपके जो 50 क्वेश्चन है ना, इनमें से कितने सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही में दोस्तों हम लोगों ने ये 50 क्वेश्चन डिस्कस तो किए हैं, लेकिन इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 से लेकर 150 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की आपको सीटेट के एग्जाम के लिए यहाँ पर जो 15 नंबर वाला जो पोर्शन रहता है ना, पेडागोजी को छोड़कर, इसके लिए दोस्तों 10 से 15 क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें दोस्तों आपको 15 में से 13 और हम कह सकते हैं कि 15 ही यहाँ पर बिल्कुल आपके यहाँ पर सही होंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड कराने की यहाँ पर पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, इसी प्रकार से दोस्तों करते रहिए, आपका सीटेट एग्जाम बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर निकल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।